नमस्कार विद्यार्थियों। एसआर साइंस मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के क्लास नंबर 3 यानी भाग नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन पिछले कक्षाओं में हमने फसलों के प्रकार, फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक जो उनके बारे में अध्ययन किया। फसलों किस प्रकार से बुआई की जाती है, खेतों को कैसे तैयार किया जाता है, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। खाद एवं उर्वरक मिलान। देखो, सबसे पहले तो हम खाद और उर्वरक को समझते हैं। खाद क्या होती है, उर्वरक क्या होती है। खाद या उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो जमीन की उत्पादन क्षमता को बढ़ा देते हैं, यानी वे पदार्थ जो जमीन के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं उसको हम खाद या उर्वरक कहते हैं। खाद है वो जैविक और रासायनिक दोनों होती है। जो रासायनिक खादें होती है जो प्रयोगशाला में तैयार होती है उनको उर्वरक कहते हैं, और खाद जो जीव जंतुओं से, गोबर है, गाय भैंस है या हमारा जो पालतू पशुधन है उससे जो अपशिष्ट पदार्थ है जिसको हम खेत में छिड़काव करते हैं पालतू पशुओं के, उसको हम खाद कहते हैं। अब उसके बाद कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। यानी जो भूमि के जो पोषक तत्व है उनका स्तर नियमित या उनको एक स्तर बनाए रखने के लिए खाद या उर्वरक मिलाया जाता है। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा है, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों है। यानी हम देखते हैं हमारे खेतों में, परिवेश में, आसपास जगह जो किसान ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा खेतों की देखभाल करता है, खेत में ज्यादा खाद डालता है, उनकी ज्यादा देखभाल, उनकी सार संभाल करता है, उसके हर बार अच्छी फसल पैदावार होती है। जो कम करता है उसके कम उत्पादन होता है या फसल है वो पूरी विकसित नहीं हो पाती। यानी आपने कहा होता है कि जितना थाली में घी डाला जाता है उतना ही वो दिखता है, उतना ही ज्यादा वो चमकता है। वही बात है, जितने खेत की सार संभाल की जाएगी, खेत को जितना ज्यादा खाद है पोषक तत्वों से भरपूर बनाएंगे उतना ही ज्यादा फसल उत्पादन होगा। कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, यानी मिट्टी है वो फसल को क्या करती है, खनिज पदार्थ, यानी उसको जमीन, मिट्टी है वो पौधे को खड़ा रहने के लिए, पौधे को आवश्यक पोषक तत्व है वो उपलब्ध करवाती है मिट्टी। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है और खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। यानी जो खेत होते हैं, जो उनकी उत्पादन क्षमता होती है, उनको किसान कभी खाली नहीं छोड़ना चाहता। जिनके पास में बहुत ज्यादा जमीन पड़ी रहती है वो है उसको है पशुओं के चरने के लिए छोड़ देता है, या उसके उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए एक साल है उसमें खेती नहीं करता, उसकी जगह दूसरे खेत में खेती कर लेता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। यानी बार बार खेत की सिंचाई करने से या साल में दो फसलें लेने पर खेत का उपजाऊपन है उसमें कमी आ जाती है। इस सत्य को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं, और किसान खेतों में खाद देते हैं यानी खाद है आजकल बीजने से, मतलब फसल उत्पादन से पहले, यानी बोने से बोते हैं उस समय डीएपी का एक छिड़काव किया जाता है, फिर बाद में पशुओं की खादें भी छिड़की जाती है, फिर फसल उगने के बाद में अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। जिस भूमि में पूरे पोषक तत्व नहीं होंगे वहां की फसलें कमजोर हो जाती है। और खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। यानी खाद है वो जंतुओं या पेड़ पौधों के अपशिष्ट से बनती है। और नीम के पत्तों की जो हरी खाद है वो सबसे ज्यादा उपजाऊपन मानी जाती है। पशुओं की खाद भी उपजाऊपन है, मतलब उर्वरकों से ज्यादा ये लाभदायक है पशुओं से, प्रकृति से प्राप्त खाद। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते रहते हैं, यानी हम हमारे घरों के जो पशु है, पालतू पशु है, उनका जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, और जब फसल की बुआई होगी उससे पहले खेतों में छिड़क दिया जाता है। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, और उस गड्ढे में क्या है पानी डालते रहते हैं जिससे सूक्ष्म जीव है उस अपशिष्ट पदार्थ पे
खा के उसको नष्ट करके इन छोटे छोटे बारीक रेत के टुकड़ों में बदल देते हैं और अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप छठी कक्षा में वर्मी कंपोस्ट, वर्मी का मतलब केंचुआ, कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। इन केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। सबसे अच्छा मित्र है जो अपशिष्ट पदार्थ को खाता है और बदले में वो है फिर बाद में उस अपशिष्ट पदार्थ को छोटी छोटी महीन रेत के समान गोलियों में बदल देता है और फिर उसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं और उस खाद का खेतों में जब छिड़काव किया जाता है तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। मूंग या चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। हम घर में यदि कभी बारिश पानी से यदि मूंग या चना भीग जाता है तो सुबह देखते हैं तो वो धीरे धीरे उसमें एक साइड में स्फुटन हो जाता है यानी अंकुर फूटना प्रारंभ हो जाता है। इसमें एक ही आकार वाले 3 नवोदित छांट लीजिए। अब तीनों गिलास यानी अब ये कह रहा है कि घर में आप प्रयोग करो। एक को तो है जो मरुस्थलीय रेत है वो मिट्टी दो, एक उपजाऊपन मिट्टी दो, एक को है कंकड़ पत्थर वाली जो हम रस्ते आम रस्ते वाली मिट्टी है वो दो। तो आप है उसमें जो खेत की उपजाऊपन मिट्टी होगी वो पौधा ज्यादा वृद्धि करेगा। तो प्रतिदिन जिस पौधे की ज्यादा देखभाल होगी, अच्छा पानी दिया जाएगा, उसको ज्यादा खाद दी जाएगी, वो पौधा ज्यादा वृद्धि करेगा। क्या तीनों गिलासों में पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास में पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ जो विशेष पोषकों से संबंधित होते हैं, यानी उर्वरक जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं या आदमी कृत्रिम रूप से बनाता है उसको हम उर्वरक कहते हैं। और वो उर्वरक है किसी एक या दो या तीन पोषक तत्वों के लिए उत्तरदायी होता है, सारे पोषक तत्व उसमें विद्यमान नहीं होते। वो खाद से भिन्न होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण है यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटाश है, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इस इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। ये जल प्रदूषण को भी स्रोत बन गए, यानी जब खेतों में हम रासायनिक पदार्थ छिड़कते हैं तो बारिश के साथ में वो बारिश के पानी के साथ में बह कर नदियों तालाबों में पहुंच जाते हैं और जब नदियों तालाबों के पानी को पशुधन है हमारे जो पशु पालतू पशु है वो पीते हैं तो उनके शरीर में वो पोषक तत्व हानिकारक तत्व आ जाते हैं। फिर उन पशुओं से प्राप्त होने वाले दूध का हम यदि उपयोग करते हैं तो वो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में भी पहुंच जाते हैं जो है नुकसानदायक है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा है हमें अपने जो पालतू पशु है उस खाद का ज्यादा उपयोग करना है, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए तथा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। यानी आपने जो पूर्वज है ना खेत में राख गेंदा पशु चारने वास्ते या बीड़ जो बीड़ के वहाँ या घास के लिए रख देते थे, वो इसलिए रखते थे कि ताकि उसके उपजाऊपन है या पोषक तत्व वो वापस बढ़ जाए, उसमें वृद्धि हो जाए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद क्या करती है? खाद जमीन के अंदर जो मिलती है, जब मिलते ही जमीन को सबसे पहले जमीन को है वो मुलायम पटकती है, फिर जमीन के अंदर है वो है अपने अवकोश बना लेती है या छोटे छोटे स्थान बना लेती है जहां पर है वायुमंडल की गैस है वो संघनित हो जाती है और वो है मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है उसको भी बढ़ा देती है, लंबे समय तक ये पानी है वो धारण कर सकती है और पौधों को अच्छा पोषक तत्व भी मिल सकते हैं। और इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। इन फसलों को भी हमें बार बार है बदल कर बोना चाहिए कि एक की जमीन पर एक इस प्रकार की फसल को है हर बार या लगातार नहीं बोना चाहिए क्योंकि उससे जमीन की उर्वरक शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। फसलों को बोल बदल बदल कर बोना चाहिए। दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार
चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता था और किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरियम के विषय में पढ़ चुके हैं, यानी हम हमारे जो खेतों में जो मूंग की फसल है उस या मूंग के पौधे को है, ये जो दालों वाले पौधे हैं उनको उखाड़ेंगे, जमीन से बाहर निकालेंगे तो हम देखते हैं कि उसकी जड़ों में गांठें पाई जाती, छोटी छोटी बहुत बारीक गांठें पाई। उन गांठों में एक राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%, उसका कोई भी है सीधा उपयोग नहीं कर पाते। वो राइजोबियम जीवाणु है, बैक्टीरिया, वो क्या करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और फिर उस नाइट्रेट का पेड़ पौधे उपयोग करते हैं दालें, और फिर वो नाइट्रोजन से दालों में प्रोटीन बनता है। प्रोटीन अमीनो अम्लों से बने होते हैं और अमीनो अम्लों में नाइट्रोजन होता है। फिर हम उन दालों का प्रयोग करते हैं तो हमें शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन है वो पहुंच पाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें यानी भोजन में एक समय है दाल ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन है वो शरीर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण, और जिन लोगों में प्रोटीन की कमी होती है उनमें मरेमस और क्वैक्सियोर रोग हो जाते हैं, यानी वो शरीर से दुबले कमजोर हो जाते हैं। और आज के पीढ़ी के युवा जो नवजात शिशु है उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की कमी है, क्यों वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा कमज़ोर दुबले पतले हो रहे हैं। और उनके जन्म के समय उनके आंखों की रोशनी है या उनकी नज़र कम हो जाती है, शरीर में क्षमता ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा बीमार रहते हैं। तो ये सब इसके कारण होता है। ये एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे, गेहूं राइजोबियम में पढ़ चुके हैं। ये फलीदार या लेग्यूम पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। फिर नाइट्रेट का जीव जंतु है जो सजीव है वो अपने शरीर में काम में लेते हैं। अब यहाँ पर उर्वरक और खाद में अंतर बताया। उर्वरक एक मानव निर्मित है, यानी फैक्ट्रियों में बढ़िया करे। खाद है ये एक प्राकृतिक है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है, यानी पशुओं के गोबर से तैयार की जा सकती है। उर्वरक में मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होता। हुमस का मतलब है कि मिट्टी के बीच में रिक्त स्थान या मिट्टी को मुलायमपन या जल धारण करने की क्षमता नहीं मिल पाती है, जबकि खाद से वो हुमस प्रचुर मात्रा में मिल पाता है। और उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। अब खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है ना। आपको बताया खाद है उससे क्या होती है, जमीन की जो जल ग्रहण करने की या जल धारण करने की वो क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सेरंध्र हो जाती है। मिट्टी है भुरभुरी और उसके अंदर छिद्र पाए से हो जाते हैं, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से, यानी वो भूमि पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन आसानी से मिल पाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जमीन के संपर्क में, जमीन में छेद होगा तो वो ऑक्सीजन मिलवाती है। यानी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए भूमि का मुलायमपन यानी भूमि को कम कोमल बनाने के लिए हम खेत में जो हमारी देसी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं निनाण करा, वो यूं वास्ते भी अगर है कि मिट्टी है पोली बन जावे और ऑक्सीजन है पौधे की जड़न पहुंच जावे। परंतु आजकल तो है अब लोग आलसी लोग होगा निनाण भी करनी बंद करती हो, धीरे धीरे हड़ाओं और बाहों तकनीकों काम में जीवे, तो वो नुकसान ही है। उससे क्या होगा, खरपतवार की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी और इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, यानी जो जड़ों में रहने वाले कोई उसके पौधे के जो दोस्त हैं उनकी भी संख्या बढ़ती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। जैविक खाद मिट्टी को इस तरह वो सुधर जाता है। सिंचाई के जीवित
सिंचाई, पौधों में सिंचाई के लिए। ये पौधों को जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। यानी पेड़, देखो पेड़ होता है पौधा, उसमें दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का काम है कि जड़ से पानी को ग्रहण करना और पौधे या पेड़ के ऊपरी शिखर है वहां तक पहुंचाना। फ्लोएम का काम है कि पत्तियां जो भोजन बनाती है उस भोजन को फ्लोएम में पौधे के पूरे भागों में यानी जड़ तक है उस भोजन को पहुंचाने का काम होता है। ये पौधे के दो उत्तक है, जाइलम और फ्लोएम। ये ध्यान, जाइलम का मतलब होता है जल, जल जड़ से पौधे के शिखर तक पहुंचता है। ये ध्यान, जिसके साथ खनिजों एवं उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। यानी बिना पानी के बीज में वृद्धि या प्रजनन या नया पौधे का निर्माण नहीं होता है। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। ये फसल की पाले एवं गर्म हवा में रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। यानी जब सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो उस समय खेत में पानी देना चाहिए, क्योंकि उस पानी देने से पौधे की पत्तियों में पानी वो जमेगा नहीं। कि उस खेत में क्या है, जमीन से जो पानी आएगा वो गर्म होगा और वो पौधे की पत्तियों के पानी को जमने नहीं देगा। जब जमेगा नहीं तो पत्तियां हैं वो पर दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया आसानी से कर पाएगी, श्वसन की क्रिया आसानी से कर पाएगी, तो जिससे वो पौधा है नष्ट नहीं होगा। और यदि हम सर्दियों में हम यदि पानी नहीं देंगे तो वो पाले के कारण वो पौधा नष्ट हो जाएगा। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई यानी निश्चित अंतराल पर और समय पर पानी देने को हम जल सिंचाई कहते हैं। सिंचाई का समय बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होती है। यानी शीत ऋतु में कम पानी चाहिए और ग्रीष्म ऋतु के पौधों को ज्यादा पानी चाहिए। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे मिट्टी और पत्तियों में जल है वाष्पन या अधिक होने से यानी पानी है वो वाष्प बनकर पौधे से बाहर वातावरण में निकल जाता है, इसलिए उनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। यानी हम देखते हैं कि हम पौधे लगाते हैं तो उनको गर्मियों में हमें ज्यादा पानी देना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में पानी का ज्यादा वाष्पीकरण होता है और उस पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। अब हमारे सिंचाई के जो स्रोत है वो कौन कौन से? सिंचाई का स्रोत है, सबसे पहला स्रोत है कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर इत्यादि स्रोत है वो जल के स्रोत है। इनके द्वारा यानी कुओं से सिंचाई होती है। अब कुओं की जगह आजकल नलकूप यानी ट्यूबवेल उनका ज्यादा उपयोग होने लगा है। तालाब, झील या नदियां या बांध या नहर इनके द्वारा भी सिंचाई खूब होती है। अब सिंचाई के पारंपरिक तरीके ये हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब ठीक है विद्यार्थियों, आपको ये आज की जो हमारा तीसरा भाग था कक्षा 8 का वो कैसा लगा उसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।